हाँ देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया शैला एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। चुनाव की घोषणा के साथ ही दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जगतियाल और शिमोगा में करेंगे रैली। कोयंबटूर में होगा रोड शो। बिहार में गठबंधन पर बातचीत के लिए आज दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार। तो वहीं बीजेपी के यूपी कोर ग्रुप की भी होगी बैठक। केंद्रीय चुनाव समिति लेगी प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी फैसला। विपक्षी गठबंधन के घटक दल भी सीट बंटवारे पर करेंगे माथापच्ची। इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर जारी नहीं करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक को आज देना है जवाब। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा समन। आबकारी मामले में 21 मार्च को होगी पूछताछ। देश में पहली बार लगेगा स्टार्टअप महाकुंभ। आज से 20 तारीख तक बड़े पैमाने पर भारत मंडपम में जुटेंगे स्टार्टअप और निवेशकों के साथ भावी उद्यमी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस में बरकरार रहेगी व्लादिमीर पुतिन की सरकार। लगभग 88% वोटों के साथ जीता राष्ट्रपति का चुनाव। महिला प्रीमियर लीग को मिला नया चैंपियन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता खिताब। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। तो चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर निकल गए हैं। प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले तेलंगाना के जगतियाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक का रुख करेंगे, जहां पर वो शिमोगा में एक चुनावी जनसभा कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। इसके बाद सबसे अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर कोयंबटूर में एक रोड शो करेंगे। और चलिए इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में धीरज, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं शिमोगा से। जिस तरीके से देखा जाए तो धीरज, किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर प्रधानमंत्री के चुनावी दौरे को लेकर के? बिल्कुल आपने सही कहा। आज प्रधानमंत्री जो जगतियाल जो तेलंगाना में है, उनकी एक जनसभा जो सवा 11 बजे के आसपास होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री जो लगभग 3 बजे जो कर्नाटक का जो प्रसिद्ध शहर शिमोगा है, यहाँ शिमोगा पहुंचेंगे और शिमोगा में वो एक विशाल जो जनसभा है उस जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, शिमोगा शहर के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये जो शहर रहा है, ये शहर लिंगायत का गढ़ रहा है। बीएस येदुरप्पा
जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे वो यहाँ के नेता रहे हैं। बी एस येदियुरप्पा यहाँ 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, कई बार उनको विधायक और यहाँ से सांसद होने का मौका मिला। और ऐसा कहा जाता है, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कहते हैं कि जो अगर कर्नाटक की राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो येदियुरप्पा के इर्द गिर्द ही रहा है। जो वर्तमान जो स्थिति है वो स्थिति यह है कि जो येदियुरप्पा के बेटे BY जो राघवेंद्र जो हैं वो यहाँ से सांसद हैं। राघवेंद्र यहाँ से 3 बार का चुनाव जीते हैं। 2009 में भी उन्होंने जीता था चुनाव, 2018 में उन्होंने चुनाव जीता था और 2019 में भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। 3 बार के वो रहे हैं, विजेता रहे हैं विजेंद्र। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पे अपना भरोसा दिखाया है और राघवेंद्र एक बार फिर से यहाँ उम्मीदवार बनकर उतरे हैं। प्रधानमंत्री जबकि यहाँ पहुंच रहे हैं तो उन्होंने एक तीर से कई निशाना साधने की जरूर कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि कई दिनों से 16 मार्च से ही प्रधानमंत्री का साउथ का जो दक्षिण भारत का जो दौरा है वो चालू है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बार के चुनाव में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण के क्षेत्र को साधने की कोशिश की है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी में खास करके दक्षिण के राज्यों में एक उम्मीद जरूर बढ़ी है। और अगर हम कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक बिल्कुल धीरज, देखिए 400 पार का नारा दिया है बीजेपी ने और 400 पार को पाने के लिए दक्षिण को साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस दिशा में देखा जाए तो लगातार जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हो रही है उसमें जो प्रेम जो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वहां की जनता का। कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में तो काफी अच्छी स्थिति में है ही बीजेपी एनडीए। पूरे दक्षिण में जिस प्रकार का प्यार मिल रहा है भाजपा को, वो दिखाता है कि 2024 में 400 पार तो करके दिखाएंगे। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। अगर दक्षिण भारत की बात अगर हम करें तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने जो तमिलनाडु में अपनी रैली किया, इससे पहले उन्होंने केरला में उन्होंने कई रैलियां की है। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक शुरू से जो भाजपा का गढ़ रहा है। अगर हम साल 2019 की ही बात कर लें तो साल 2019 के जो यहाँ पे जो 28 लोकसभा क्षेत्र है, 28 लोकसभा क्षेत्र में 25 लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को विजय मिली थी। और इस बार सबसे जो अहम बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो गठबंधन यहाँ की जो स्थानीय पार्टी है उसके साथ भी गठबंधन है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है जो साल 2019 का जो उनका फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए हो सकता है 25 से ज्यादा सीट यहाँ पे जीते। हालांकि कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी है, क्योंकि कांग्रेस जो कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विजय मिली थी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ हौसले बुलंद हैं। लेकिन जिस प्रकार से स्थानीय पार्टियों के साथ समझौता करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ आगे बढ़ी है, जो राजनीतिक विश्लेषक ऐसा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कर्नाटक में बहुत ही मजबूत रहेगी और हो सकता है कि जो सीटों का आंकड़ा 25 से आगे भी बढ़ सकता है। जो प्रधानमंत्री की इसके बाद की अगर हम प्रधानमंत्री की यात्रा की बात करें तो प्रधानमंत्री आज तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद शिमोगा आएंगे। और जैसा कि आपने बताया कि शिमोगा के बाद प्रधानमंत्री का जो दौरा होगा वो साउथ के एक राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होगा, जहां की वो एक विशाल जो रोड शो करेंगे। तो जैसा कि साउथ के बारे में कहा जाता है, जैसे कि शुरू से लोग कहते रहे कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने साउथ को ही अपने टारगेट में रखा है और उन्होंने साउथ के जरिए ही जो अपना जो इनका जो लक्ष्य है 400 पार उसे साधने की कोशिश की है। बिल्कुल धीरज, कहीं ना कहीं देखा जाए तो साउथ मिशन पर हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो शिमोगा में प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारियों को लेकर स्थानीय सांसद आपको बता दें कि वहां पर पूरी तैयारियों में जोरों शोरों से वहां पर लगे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री शिमोगा पहुंचेंगे, जहां पर एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो शिमोगा में प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारियों को लेकर स्थानीय सांसद BY राघवेंद्र से बात की है हमारे सहयोगी संवाददाता धीरज कुमार ने।
नरेंद्र मोदी शिमोगा आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शिमोगा के 3 बार के सांसद BY राघवेंद्र मौजूद हैं। उनसे हम तैयारियों के बारे में जानते हैं। PM आ रहे हैं शिमोगा जिले में। पहले यहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट के लोग आएंगे, कितने लोग यहाँ पहुंचेंगे, उसके लिए क्या क्या तैयारी है? Blessing of Shimoga Parliament constituency people within a 1.5 year. Third time we have to take the blessing from Modi ji. This is the third visit for this Malnad area. First time in the time of inauguration of airport, second time in the time of assembly election, and this is the third time. 2019 में मैं आपके चुनाव में आया था। उस समय आपका मार्जिन 2 लाख का था। एक बार फिर आप चुनावी मैदान में हैं। क्या क्या विकास कार्य हुआ है जिसके आधार पर हम कहेंगे कि इस बार आपका मार्जिन बढ़ेगा या क्या होगा? 100% margin बढ़ेगा, but it is not from me. Blessing of Modi ji. You know, in the first term of Modi ji's government, they tried to close the whole potholes of the Congress government misuse in our nation. But in this time, in the time of second period of Modi ji's government, they gave a lot of program regarding Ram Mandir, Article 370, Common Civil Code, and capital investment, infrastructure development. जो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को यहाँ हार मिली, लोकसभा का चुनाव सामने है, 28 सीटें हैं, तो क्या उम्मीद करें उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या भैया? What will be impact? इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है। No. Our Karnataka voters, very brilliant voters in our country. They know in the time of Jilla Panchayat election, how to vote for in the time of that election. In the assembly election, especially in the parliament election, they will think about a nation. जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और एक जो सभा जो लगभग 2.5 लाख लोगों की ये होगी, उन्हें संबोधित करेंगे। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DD न्यूज। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स में घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup advisory and support, SBI Startup Branch पे। Delivery boy has picked your order. अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, बात करते हैं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल जो हैं उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं। लोकसभा की बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के चयन के लिए आज यूपी समेत कुछ और राज्यों के बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक दिल्ली में होगी। यूपी की 80 में से बीजेपी ने अपने सहयोगियों को 6 सीटें दी हैं। बीजेपी यूपी में निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी,
अपना दल अनुप्रिया पटेल और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अभी तक 2 सूची के जरिए बीजेपी ने कुल 267 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। यूपी कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। दरअसल कोर ग्रुप की बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी मुहर लगेगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आप बिहार में एनडीए की, जहां पर आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रहे हैं, जहां पर उनकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात होनी है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर आखिरी मोहर के लिए नीतीश कुमार आज बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से अब देखना यह होगा कि जेडीयू, बीजेपी और बाकी घटक दलों के बीच कितनी सीटों का बंटवारा होता है। कहा जा रहा है कि बीते कल मंगलवार को, आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि आने वाला कल मंगलवार को बिहार के लिए एनडीए की सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बना चुकी है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात, क्या कुछ है ताजा अपडेट? देखिए सहला, आज बीजेपी के लिहाज से देखें तो बैठकों का दौर है। यूपी बीजेपी का जो कोर ग्रुप है उसकी केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक होनी है, और जिसमें जो बाकी बची सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 में से 52 लोकसभा सीटों पर नाम का ऐलान हो चुका है, जिसमें एक सहयोगी निषाद पार्टी प्रवीण निषाद के नाम का ऐलान है। तो बाकी सीटों पर मंथन होगा, जिससे कि जब चुनाव समिति की बैठक हो, जो जल्दी संभवतः कल से पहले ये बैठक होगी, तो उसमें इन नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बीजेपी की कोशिश यह है कि तीसरी सूची में कम से कम 150 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए, जिससे कि एक बड़ी संख्या में आप देखें कि पहले 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था, फिर 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। तो अगर 150 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान परसों तक किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एक जो एक कवायद है उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की, वो काफी हद तक उस पर आगे बढ़ जाएगी बीजेपी। इसके लिए मंथनों का दौर जारी है। बिहार में अंतिम तौर पर जो ऐलान सीट बंटवारे को लेकर हम देख रहे थे कि इसमें कुछ बातचीत बची हुई थी, तो आज उम्मीद है कि वो बातचीत पूरी हो जाएगी। जेडीयू के जो प्रमुख है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके बाद हम कल तक देखेंगे कि उस पर भी एक सहमति होकर बिहार की जो सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और ये जो आज जो तमाम बैठकें होने जा रही है, उन पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, एक तरफ एनडीए अपने कुनबे को मजबूत करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में दल तो मिल गए हैं, लेकिन लगता है कि दिल अभी तक मिल नहीं पाए हैं। कल जब मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर रैली हुई, तो मंच पर फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, डीएमके नेता स्टालिन जैसे अलग अलग दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का चेहरा नजर नहीं आया। अखिलेश ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा कि वो चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं और इसलिए रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब अखिलेश का रैली से नदारद होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच आज विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में सीटों के बंटवारे पर दिल्ली में एक बैठक हो सकती है। और वहीं कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बीच राहुल गांधी नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने देश की जांच एजेंसियों के साथ साथ चुनाव आयोग को कहा है कि एक दिन जब बीजेपी सरकार बदलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। राहुल के बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी ने करारा पलटवार किया है।
तो अपने बयान पर घिरते हुए नजर आ रहे राहुल गांधी। और अब अगली खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में चुनावी बॉन्ड नंबर का खुलासा नहीं करने और अदालत के फैसले का पूरी तरह से पालन नहीं करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाई थी। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एसबीआई को नोटिस जारी करके मामले में 18 मार्च को अपना जवाब देने के लिए कहा था। कोर्ट ने 11 मार्च के फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई से ये स्पष्ट कहा था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दिया जाए। लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया था जो प्रत्येक इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रिंट रहता है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा दिया है उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया। और इसी पर चलिए ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है जहां पर एसबीआई अपना पक्ष रखता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, आज एसबीआई को ये बताना होगा कि क्या वो आज ही या कितने दिन में, अगले कितने समय में जो हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक यूनिक नंबर होता है वो जारी करेंगे। क्योंकि पिछला जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अगर आपके पास सूचनाएं 2 अलग अलग जगह, जैसे एसबीआई का ये कहना है कि एक जगह पर उसके पास जो भी बायर्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के उनका डाटा है एक सेफ में, और दूसरे सेफ में किस पार्टी ने किस इलेक्टोरल बॉन्ड को कब एनकैश कराया उसका डेटा है, और उसको मिलाने में ये कहा था एसबीआई ने कि उसको समय चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि आप दोनों डेटा बगैर उसकी मिलान किए सीधे ईसीआई को सौंप दीजिए। ईसीआई ने अब आंकड़े जारी कर दिए हैं जो हम सभी ने देखे हैं, लेकिन उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर नहीं है। तो कोर्ट यही जानना चाहता है कि जब पिछले ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट था कि कौन खरीदने वाला है, ये डिनोमिनेशन क्या है वो, और कब खरीदा गया, ये जानकारी ये जो एक अलग सेफ में थी वो पूरी देनी है ईसीआई को, तो इनको क्यों नहीं जारी किया गया है। एसबीआई का भी कोई इसको लेकर के पब्लिकली उन्होंने कुछ अपनी स्टैंड क्लियर नहीं किया है। आज हमें देखना होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं कि इस यूनिक नंबर को लेकर वो उनकी क्या तैयारियां हैं। क्योंकि पिछली बार जब उनसे कोर्ट ने सवाल जवाब किए थे तो उन्होंने कहा था कि उनको कम से कम 3 हफ्ते का समय चाहिए इन दोनों आंकड़ों को बिना मिलान के जारी किए। आज क्या स्थिति होती है सुनवाई के बाद स्पष्ट। तो न्यूमेरिक नंबर में को जारी करने के लिए उसका मिलान करने में क्या काफी समय लगता है, इस कारण से जो है ये देरी हो रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा था कि आप मिलान मत कीजिए, तो मिलान का सवाल पहले ही खत्म कर दिया है। अब जब लिस्ट जारी की गई है तो उसमें वो यूनिक नंबर क्यों नहीं है, कोर्ट ये जानना चाहता है। पिछली बार हरीश साल्वे स्टेट बैंक की तरफ से पेश हुए थे तो उनका ये कहना था कि उनको जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट करने में है, बाकी इस चीज को कि वो जो नंबर्स हैं उनको सार्वजनिक नहीं करेंगे ऐसा एसबीआई ने कोई कहा नहीं था अपने जो भी उनकी दलीलें थी। ना ही इसको लेकर कोर्ट ने भी ये भी नहीं किया, कोर्ट ने भी जो अपना ऑर्डर किया था उसमें ये कहा था कि आप बॉन्ड की जानकारी दीजिए। अब ये उसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर को लेकर के क्यों एसबीआई और कोर्ट के ऑर्डर के बीच में कुछ हम कहें कि तालमेल की कमी है, वो क्यों है, कोर्ट यही जानना चाहता है। और अगर इसमें देखें तो जब पिछली बार कोर्ट ने ऑर्डर किया था तो एक कंटेम्प्ट पिटीशन आई थी एसबीआई के खिलाफ एडीआर की तरफ से जो याचिका करता है। कोर्ट ने उस वक्त उस कंटेम्प्ट पिटीशन का निपटारा कर दिया था, लेकिन यह कहा था कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस पर रख रहे हैं, यानी उन्होंने कहा था कि आप सजग रहिए, हम आपकी हर गतिविधि को देख रहे हैं, और उस पिटीशन को रिवाइव करने में या कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने में कोर्ट हिचकेगा नहीं अगर कोर्ट के आदेश का पालन पूरी तरह से नहीं होता। अगर विकास ये देखा जाए अल्फा न्यूमेरिक नंबर को छोड़कर बाकी सारी जानकारी जो है वो कोर्ट को प्रोवाइड कर दी गई है एसबीआई की तरफ से। बिल्कुल, देखिए बाकी जो भी जानकारी थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को दे दी है। चुनाव आयोग ने इसको अपने वेबसाइट पर डाल दिया है, दोनों डेटा कि किस पार्टी को किस तारीख को कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराया गया। लेकिन अभी भी मिलान का काम है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ईसीआई के जरिए से नहीं किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति बहुत स्पष्टता से ये नहीं कह सकता कि कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी ने इनकैश कराया है। सिर्फ
कवायद चल रही है, सिर्फ लोग गेस कर रहे हैं कि इस पार्टी ने इसको इनकैश कराया, लेकिन ये कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। दोनों लिस्ट बिल्कुल अलग हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, और इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होनी है, और इस सुनवाई के दौरान ही पता चलेगा कि एसबीआई किस तरीके से अपना पक्ष रखता हुआ नजर आता है। शैला, बिल्कुल, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का यह सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप। बिल्कुल, और इसी के साथ नया सवेरा में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो है दक्षिण कोलकाता से, जहां पर आपको बता दें कि दक्षिण कोलकाता के मेटिया ब्रुज में रविवार रात एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं मलबे में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है, और हादसे के हालांकि जो कारण है उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। अभी थोड़ी देर पहले ही पश्चिम बंगाल के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बोस ने कहा कि बचाव अभियान के तहत 13 लोगों को अभी तक बाहर निकाला गया है। हालांकि अभी मलबे में और लोगों के फंसे होने की भी संभावना है, और बचाव अभियान लगातार जारी है। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को एक क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किया। उन्होंने गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच चलने वाली पहली उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई। एयरलाइन की निर्धारित उड़ानें आज से शुरू हो रही हैं। आज से चरणबद्ध तरीके से गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बेंगलुरु, हैदराबाद, जलगांव, अगत्ती, पुणे, नांदेड़ तथा बेंगलुरु, हैदराबाद एवं पुणे से सिंधुदुर्ग, जलगांव, नांदेड़ और गोवा के बीच निर्धारित उड़ानें संचालित होंगी। ये नए हवाई संपर्क पूरे देश में बेहतर हवाई यातायात की मांग को पूरा करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाएंगे। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि व्यापार एवं वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को किफायती समय पर सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को सामर्थ्य मिलेगा। और चलिए नया सवेरा में अब रुख करते हैं हमारे अगले और खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारी सहयोगी संध्या शर्मा हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से। संध्या, बताइए आज के अखबारों ने प्रमुखता से किन खबरों को छापा है?
जी शैला, अखबारों की सुर्खियों में आज प्रमुखता से है आगामी लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अब तैयारियों में जुट चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक की और उस बैठक में अगले 100 दिन किस तरह का रोड मैप होना चाहिए उसकी तैयारियों को लेकर के दिशा निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि पूरे 5 साल यानी कि जब नई सरकार का गठन होगा उसके बाद पूरे 5 साल किस तरह से काम किया जाएगा उसका एक रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। इस खबर को आज पहले पेज पर अखबारों ने लिया है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि अब राजनीतिक दल मतदाताओं का दिल जीतने के लिए निकल चुके हैं और तमाम रैलियां भी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश में थे और नवभारत टाइम्स ने इसे अपने पहले पेज पर लिया है और बताया है कि मेरा वर्सेस तेरा कुनबा। जी हाँ, जैसा कि विपक्ष भी रैलियां कर रहा है तो प्रधानमंत्री ने एनडीए के साथी बढ़े, गठबंधन कांग्रेस की मजबूरी, ये जो बात कही उसे आज नवभारत टाइम्स अखबार ने लिया है। और रैली में जुटा विपक्ष कहा नफरत के खिलाफ है लड़ाई। तो ये दोनों रैलियों को प्रदर्शित करते हुए आज एक खबर दिखाई गई है। इसके अलावा हरिभूमि अखबार ने आज पहले पेज पर ही खबर ली और बताया कि अरुणाचल समेत 2 राज्यों का चुनावी कार्यक्रम बदला गया है। दरअसल आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी साथ में होने हैं और यहाँ का कार्यकाल जो है वो 2 जून को समाप्त होगा, इसलिए यहाँ की जो मतगणना है वो 4 की जगह 2 जून को होगी। इसके अलावा एक और खबर देश विदेश पेज पर हरिभूमि अखबार ने ली है और आपको बता दें कि सीए को लेकर अमेरिका ने जो सवाल उठाया उसको लेकर के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2 टूक कहा और स्पष्ट कहते हुए कहा कि ऐसे तमाम उदाहरण है जब कई देशों ने नागरिकता देने की प्रक्रिया को त्वरित किया था। तो उन्होंने अमेरिका के सवाल को तीखा जवाब देते हुए इस तरह से कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून को विभाजन के संदर्भ में देखना खासा महत्वपूर्ण है। और व्यापार पेज पर जनसत्ता अखबार ने आज 2 खबरें ली है और बताया कि स्विट्जरलैंड की तमाम कंपनियां भारत में निवेश करने के इच्छुक है। आपको बता दें कि चॉकलेट बनाने वाली कंपनी बैरी कैलेबाइट और प्रौद्योगिकी कंपनी बुलर सहित तमाम ऐसी स्विट्जरलैंड की कंपनियां जो भारत में निवेश करना चाहती है, इच्छा जताई है। और इसके अलावा एक और खबर आज जनसत्ता अखबार ने एक और ली है और बताया है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ब्याज दर से तय होगी शेयर बाजार की दिशा, यानी कि स्थानीय शेयर बाजार की दिशा इस सप्ताह अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर निर्णय से तय होगी। ये खबर को भी आज प्रमुखता के साथ व्यापार पेज पर जनसत्ता अखबार ने लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज बुलाया है। तो वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में भी ईडी ने पूछताछ के लिए 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। केजरीवाल को ईडी का ये 9वां समन है। पिछले समन पर पेश नहीं होने के मामले में अरविंद केजरीवाल को पिछले हफ्ते ही जमानत मिली है। एक तरफ जहां भाजपा ने केजरीवाल पर जांच से भागने का आरोप लगाया है तो वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ईडी के समन को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश करार दे रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि केजरीवाल आज क्या करते हैं। अभी तक केजरीवाल किसी भी समन पर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। सीबीआई ने जुलाई 2022 में बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग अलग मामलों की जांच शुरू की थी। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन। एसबीआई देश का फैन। वो बता रहे थे मैं आईटी प्रोफेशनल, साउंड कम कर दो। मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है।
अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से हमने ब्रेक से पहले बात की कि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से नवा समन जारी किया गया ईडी की तरफ से। क्यों शैला? बिल्कुल, और देखने वाली बात ये होगी कृतिका कि इस समन पर वो ईडी के सवालों के जवाब देते हैं या नहीं। निशांत राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, सुप्रभात। देखिए, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक समन, और वो फिर भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, सामने आने को तैयार नहीं है, ईडी के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। अब क्या कहेंगे, 9वें समन पर वो हाजिर होंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल को जो अब तक 8 सम्मन दिए गए वो शराब घोटाले से जुड़े थे, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े थे। ये पहला सम्मन उनको दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले से जो है वो दिया गया है और इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होंगे, ईडी के सवालों का जवाब देंगे। ये कहना मुश्किल है क्योंकि शनिवार को ही, अगर शनिवार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने यह आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश है। जो आम आदमी पार्टी लगातार जिस लाइन पर रही है, उनका कहना है कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए इस तरीके से तमाम काम हो रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर इस बार बात की जाए तो ईडी ने सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर ये सम्मन जारी किया गया है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से 2 बड़े कारण रहे जिसके चलते ये सम्मन जारी है। पहला जो कारण था ये टेंडर एक ऐसी कंपनी को देना जो कि एलिजिबल नहीं थी। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी थी जिसे 38 करोड़ का एक टेंडर दिया गया था और जो काम दिया गया था उसके लिए वो एलिजिबल नहीं थी। दूसरा, दिल्ली सरकार ने एक ऑटोमेटिक पेमेंट मशीन लगाई थी जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा पेमेंट की गई, लेकिन वो पेमेंट दिल्ली जल बोर्ड तक नहीं पहुंची। ये 2 प्रमुख बिंदु रहे जिसके आधार पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन जो है वो जारी किया है और सवालों के जवाब के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार कहीं ना कहीं ईडी के सवालों के जवाब से बचते आए हैं और इसे पॉलिटिकल मोटिवेट जो अरविंद केजरीवाल है और उनकी पार्टी है इस बात को कहते आई है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि अरविंद केजरीवाल अगर पूरी तरीके से पाक साफ है तो ईडी के सवालों का जवाब दे। आखिर ईडी के सवालों के जवाब से अरविंद केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही सवाल इस वक्त हर कोई पूछता हुआ नजर आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए निशांत। और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं शैला। बिल्कुल, अजमेर के आगे मदार स्टेशन के पास एक ट्रेन हादसा हो गया है। कल रात करीब 1 बजे साबरमती आगरा कैंट ट्रेन का इंजन और 4 जनरल कोच पटरी से उतर गए। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं जिन्हें उपचार के लिए समीप के ही अस्पताल में ले जाया गया है। दुर्घटना स्थल पर रेलवे के अधिकारी पहुंच गए हैं। ट्रैक का रेस्टोरेशन कार्य शुरू हो चुका है। रेलवे द्वारा अजमेर स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसके साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है। हेल्पलाइन नंबर है 014524294642 जिस पर संपर्क किया जा सकता है इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए। इस डिरेलमेंट के कारण से इंजन और 4 जो जनरल के डब्बे थे उनका अवपतन हो गया है। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को उनको तुरंत ही पास के अस्पताल में ले गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर दिया गया है।
और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं खबरें दुनिया भर से। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। जापान के तटरक्षक और दक्षिण कोरियाई सेना ने इसका दावा किया है। दक्षिण कोरियाई ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अनुसार मिसाइल को उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से समुद्र की ओर लॉन्च किया गया था। हालांकि इस पर कोई और विवरण नहीं बताया गया। व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। राष्ट्रपति के तौर पर ये उनका 5वां कार्यकाल होगा। वो 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से कायम है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुनाव के शुरुआती नतीजों के बाद मॉस्को से राष्ट्र को संबोधित किया। कहा कि ये चुनावी जीत रूस के समाज को और मजबूत करेगी। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध पर पुतिन ने कहा कि रूसी सेना हर दिन यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। स्कोल्ज ने कहा कि उन्होंने गजा में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। ओलाफ स्कोल्ज ने कहा कि हम फिलिस्तीनियों को भुखमरी की ओर नहीं ढकेल सकते। और अब बात कारोबार। स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। बुधवार तक चलने वाले इस आयोजन में स्टार्टअप्स के अलग अलग पवेलियन होंगे। महाकुंभ में AI, B2B, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक पवेलियन देखने को मिलेंगे। इसका उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। स्टार्टअप महाकुंभ में 1000 से अधिक स्टार्टअप, 1000 से अधिक निवेशक, 5000 भावी उद्यमी और 40,000 आगंतुक भाग लेंगे। इस मौके पर 34 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप नेस्कॉम पवेलियन में अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। और वहीं भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट प्रदान किए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार पेटेंट कार्यालयों ने 1 वर्ष के भीतर अभूतपूर्व 1 लाख पेटेंट प्रदान किए हैं। 15 मार्च 2023 से इस साल 14 मार्च के बीच देश भर में कुल 1,01,311 पेटेंट दिए गए। मंत्रालय ने कहा कि इस समय अवधि में प्रत्येक कार्य दिवस पर 250 पेटेंट दिए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेटेंट कार्यालय को अब तक के उच्चतम 90,300 पेटेंट आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। पेटेंट अनुदान के साथ साथ GI पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना वृद्धि दर्शाती है। वर्तमान में भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 98 नए पंजीकरण के साथ 500 से ज्यादा पंजीकृत GI हैं और इसके अतिरिक्त कॉपीराइट पंजीकरण रिकॉर्ड तोड़ 36,778 तक पहुंच गया है, जो रचनात्मक क्षेत्र के भीतर विशाल संभावनाओं को रेखांकित करता है। डिजाइन के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक की सबसे अधिक संख्या में पंजीकरण हुए, साथ ही 27,819 साथ ही 30,450 आवेदनों का अंतिम निपटान भी हुआ। और अब खबरें खेल जगत से। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रीनगर के डल लेक के किनारे रोमांचक फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट का आयोजन किया गया। टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन रेसिंग लीग द्वारा आयोजित किए गए इस इवेंट में प्रोफेशनल कार रेसिंग ड्राइवरों ने रोमांचित कर देने वाले करतब दिखाए। वहीं इस फार्मूला 4 रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये देखना बहुत सुखद है। ये जम्मू कश्मीर की सुंदरता को और अधिक प्रदर्शित करने में मदद करेगा। भारत मोटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है और श्रीनगर उन स्थानों में शीर्ष पर है जहां ऐसा आयोजन हो सकता है। महिला प्रीमियर लीग को नया चैंपियन मिल गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने
WPL 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए फाइनल मैच में आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.3 ओवर में 113 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य को हासिल कर लिया। BMC एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान पोलो क्लब के नाम रहा। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स को डेल्टा पोलो को 8-7 से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। भारत के उभरते हुए टेनिस स्टार सुमित नागल आज मायामी ओपन के क्वालिफायर में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल मैच में सुमित का सामना कनाडा के गैब्रियल डियालो से होगा। और अब खबरें सिने जगत से। ...2024 में खिलाड़ी कुमार एक और बड़ी फिल्म सिरफरा लेकर आ रहे हैं जो बेहद खास होने वाली है। फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार की ये फिल्म तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिरराई पोट्रू की रीमेक है। अगली फिल्म सिंघम अगेन है जिसकी शूटिंग जोरों से चल रही है। सिंघम अगेन में अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान, टाइगर श्रॉफ, श्वेता तिवारी समेत कई एक्टर्स नजर आने वाले हैं। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना स्टारर स्त्री 2 इस साल 30 अगस्त को रिलीज होगी। साल 2018 में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्री की सीक्वल है स्त्री 2। करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी में आपको बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी की जिंदगी की अनसुनी दास्तान देखने को मिलेगी। इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देखा जा सकता है। इंस्पेक्टर ऋषि सीरीज 29 मार्च को अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी। क्राइम हॉरर सीरीज इंस्पेक्टर ऋषि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के साथ हिंदी में भी रिलीज होगी। ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर 21 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। और अब बात आपकी सेहत की। और सेहत में बात करते हैं पाचन समस्याओं से जुड़ी। दरअसल पाचन समस्याएं जो है वो आम हैं और काफी लोग इनसे प्रभावित भी होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसका संबंध मस्तिष्क के स्वास्थ्य से भी हो सकता है? बेहतर स्वास्थ्य के लिए गट ब्रेन एक्सिस का ठीक होना बेहद जरूरी है। मस्तिष्क पाचन तंत्र के अक्ष का स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है, आइए समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। हमारी आंत को नियंत्रित करने वाले एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी आंत्र तंत्रिका तंत्र को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ये व्यापक नेटवर्क पाचन में सहायक होता है। कोई समस्या होने पर मस्तिष्क को सचेत करता है और मस्तिष्क के समान रसायनों और कोशिकाओं का उपयोग करता है। बेहतर स्वास्थ्य गट ब्रेन हेल्थ यानी आंत और मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। भोजन का पाचन कैसा होगा, निष्कासन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये सभी गतिविधियां केवल पाचन तंत्र अकेले तय नहीं करता। इसके लिए मस्तिष्क का सहयोग उपयोगी होता है। आंत और मस्तिष्क के बीच संचार प्रणाली को आंत मस्तिष्क अक्ष यानी गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जो गट माइक्रोबायोम है ये इम्पोर्टेंट केमिकल्स या रसायन लिबरेट करता है और ये लिबरेट जो केमिकल्स होते हैं ये जाते हैं हमारे पेट की जो खून की नलियां हैं उसके द्वारा जाते हैं ब्रेन को। अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से दौरा आ सकता है, जिसकी वजह से लकवा आ सकता है, जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है। बिकॉज डिमेंशिया भी केमिकल प्ले है। एस्टाइल कोलिन केमिकल मेमोरी केमिकल है। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो एस्टाइल कोलिन को बढ़ाते हैं।
तो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट ब्रेन फंक्शन, नॉट ओनली ब्रेन फंक्शन, मेंटल फंक्शन ऑल्सो। जठरांत्र संबंधी मार्ग भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। क्रोध, चिंता, उदासी और प्रसन्नता जैसी भावनाओं का आंतों पर असर पड़ता है। मस्तिष्क का सीधा प्रभाव पेट और आंतों पर होता है। खाने का विचार ही भोजन पहुंचने से पहले पेट में पाचन रस उत्पन्न कर सकता है। यदि आंत में समस्या हो तो मस्तिष्क को संकेत जाता है। यदि मस्तिष्क परेशान हो तो आंतों में संकेत भेज सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के पेट या आंतों की समस्या चिंता, तनाव या अवसाद के कारण उत्पन्न हो सकती है। प्रीबायोटिक्स में आपके मिलेट्स आ जाते हैं, पनीर आ जाता है, और प्रोबायोटिक्स में आपकी जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। मिलेट्स जो हैं वो बहुत हेल्दी हैं, जो पाए गए हैं, स्पेशली रागी हो या फॉक्सटेल मिलेट हो, ये बहुत ही हेल्दी पाया गया है। इसके अलावा जो है ग्रीन्स हैं, कोई भी ग्रीन सब्जी जैसे पालक हो या बत्थू हो या फिर सोया साग हो, स्प्राउट्स हो, जो अंकुरित खाना है वो हो। उसके अलावा जो हमारी दालें हैं, जो पल्सेस हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो पाया गया है दूध की चीज़ें जैसे पनीर हो या फिर चीज़ हो, ये भी हेल्दी पाया गया है। उसके अलावा सही जो तेल हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी और वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं या पीनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ये अच्छा है। अल्कोहल का सेवन, एक बूंद अल्कोहल भी ब्रेन के लिए सही नहीं है। स्मोकिंग जो है, अगर आप वो सेवन कर रहे हैं, दैट ऑल्सो डैमेजेस द ब्रेन। यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो गट ब्रेन एक्सेस को बेहतर रखें, जिससे आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहे और आपका पाचन भी बेहतर बना रहे। बेहतर मस्तिष्क स्वास्थ्य और अपने बेहतर पाचन स्वास्थ्य से समग्र स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात करेंगे मौसम की। आज से 20 मार्च के बीच गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं विदर्भ और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि भी संभव है। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की वर्षा हो सकती है। केरल में हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और चलिए अब जानते हैं देश भर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान। इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं आयरलैंड की राजधानी डबलिन की आकर्षक झलकियों के साथ। बिल्कुल, जहां पर अब तक की सबसे बड़ी परेड के साथ सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी शैला और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।